रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, जुडिशरी के मसाइल हो या हमारा पार्लियामेंट हो, और इन चीज़ों के बीच में आने वाली आवाम यानी जनता जो हमारी पाकिस्तानी लोग हैं, उनकी क्राइसिस, उनकी मुश्किलात, उनकी तकालीफ, और इसके साथ साथ यकीनन हम IMF के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या अपडेट्स हैं, हम कितना करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि आयशा गौस पाशा साहब जो है, वो साहिबा, वो ये कहती है कि हम बिल्कुल करीब है। सागरदार साहब कहते हैं, कभी कहते हैं करीब है, कभी कहते हैं हमें इसके बगैर जीना पड़ेगा। तो क्या सच है, क्या झूठ है, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, डॉक्टर बशारत हसन साहब। आप देखते रहते हैं उनको मुख्तलिफ मीडिया और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वो टाइम दे देते हैं हमें। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। अगर हम शुरू कर लें इस बात से कि इस वक्त जो जिस हालत की सियासत हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, और एक अजीब किस्म की अफरा तफरी है, बजाय इसके कि शायद हम समझ रहे थे आज से 2-3 माह पहले कि हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें कूल डाउन हो जाए, लेकिन वो तो मजीद ऐसा लगता है कि उसको फ्यूलिंग की जा रही है, और वो मजीद उसके जो शोले हैं वो दूर दूर तक नजर भी आ रहे हैं, और उसकी हीट भी फील की जा रही है। आप सही है, आप कह रहे हैं किसी हद तक नहीं आ रहा है कि एक इतना बड़ा मुल्क है जिसमें कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल बेस है, यहाँ की इतनी बड़ी है, हम सब कुछ खुद पैदा कर सकते हैं। और यानी दूध से लेकर जो दुनिया में मेरा ख्याल है छठा बड़ा मुल्क है जहाँ दूध पैदा होता है, वहाँ लोगों के बच्चों को दूध मैसर नहीं है। ये इतना बड़ा मुल्क है जहाँ पर आप जितनी चाहे गंदम पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप गंदम भी बाहर से मंगाते हैं और लोगों को लाइनों में लगा देते हैं आटा लेने के लिए। ये सारी मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, लालच है सियासतदानों का कि सिर्फ वो लूट मार करना चाहते हैं। देखें, जब आप ताजरों को जो है लगा देंगे, उनको हुक्मरान बना देंगे, ताजिर का काम सिर्फ पैसे लूटना होता है। आपकी जो पार्लियामेंट है उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं? या तो बड़े ताजिर बैठे हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, या बड़े जमींदार बैठे हुए हैं। जब से पाकिस्तान बना है, हमारी पार्लियामेंट में हमेशा जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वही वहां पर बैठा है, क्योंकि उसकी रियाया ही उसको वोट देकर वहां पर बिठा देती है। वो फिर सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है। क्या आप बिलीव करेंगे कि 160 से लेके 170 रुपए किलो आटा मिल रहा है पाकिस्तान में? बिल्कुल। यस। जबकि कल ही की एक रिपोर्ट है जो आज के अखबारों में उसकी खबर आई है कि इस पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क है। सबसे ज्यादा यस सर। महंगाई खाने बिल्कुल। पीने की चीजों की स्पेशली बिल्कुल। पाकिस्तान एग्जैक्ट। में है। ये सारी मसनूई पैदा की हुई है। होर्डर्स जो हैं वो हमारे हुकूमत जो है उन्हें कुछ नहीं कहती, क्योंकि इनके वो सारे अपने लोग हैं जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, जो कि इस वक्त यहाँ जिनके हाथ में सारी बिजनेस है वो इनके लोग हैं। आज एक और खबर बहुत ज्यादा जो है आ रही है अखबारों में और टीवी पर कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने 600 बिजनेसमैन जो हैं उन्हें पता नहीं कितने अरब जो है रुपया 3 अरब वो डॉलर सुना है बगैर सर। सूद के दे दिया। जी। $3 बिलियन बताया जा रहा है कि ये दिए गए विदाउट मार्कअप के। विदाउट मार्कअप दे दिए, तो विदाउट मार्कअप उनको तो दे दिए, वो मार्कअप पे गवर्नमेंट ने अदा किया ना, मैंने और आपने अदा किया। बिल्कुल। एग्जैक्टली। हम जो टैक्स पेयर्स हैं हम अदा करते हैं वो, एग्जैक्टली। तो हमारे ऊपर बोझ डालते हैं ना। ये सारा का सारा बोझ मिडिल क्लास पर डालकर, और सारी मराद जो है ये इमरान खान की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये सारा बोझ जो है मिडिल क्लास पर डालती है। और किसको भरते हैं? ये सिर्फ अपर क्लास को भरते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत अमीर लोग हैं। और तो खैरात ज़कात के ज़रिए ये जो बिल्कुल गरीब लोग हैं ये उनको देते हैं, और जो मिडिल क्लास है सिर्फ उसका खून निचोड़ते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। बिल्कुल। जबकि सारी दुनिया में जो मिडिल क्लास है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो मुल्क को बनाते हैं, वो मुल्क को तरक्की देते हैं। और जी। मिडिल क्लास के बेसिस पे अब इंडिया में जितनी भी तरक्की हुई है, इंडिया 5वीं बड़ी जो मीशत बना है दुनिया की, बिल्कुल। वो उसकी मिडिल क्लास के जरिए बना है। इंडिया जी। के अमीर लोगों ने नहीं बनाया उसको। बिल्कुल। इंडिया के गरीब लोग तो बेचारे बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो तो फुटपाथों पे बेचारे सोते हैं। जी। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बहुत स्ट्रांग हुई है, वो बहुत खुशहाल हुई है और और प्रॉस्परस सर, है। मिडिल उसकी क्लास वजह यह है क्लास कि में उनकी इजाफा हुआ है ना, मिडिल क्लास उनकी बड़ी है, हमारे यहाँ तो श्रिंक होती जा रही है।
इसलिए श्रिंक हो रही है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि रोजाना पाकिस्तान में 70,000 आदमी पासपोर्ट बनवा रहा है बाहर जाने के लिए, एक दिन में 70,000। इनके पास कागज खत्म हो गए हैं पासपोर्ट बनाने के, इनके पास इंक खत्म हो गई है। 70,000, क्योंकि ब्रेन ड्रेन शुरू हो गई है लोगों को। यस, यहाँ पर जब आप रोजगार भी नहीं दे सकते, उनको खाना नहीं दे सकते, उनको आटा नहीं दे सकते, उनको तालीम नहीं दे सकते, लोग अपने बच्चों को ना बिल्कुल, तालीम दे सकते हैं बिल्कुल, ना उनको खाना दे बिल्कुल, सकते हैं, तो फिर बाहर जाएंगे। और बाहर जाकर पाकिस्तानियों की बड़ी कदर होती है। पाकिस्तानी हर बड़ी से बड़ी जो है पोस्ट पर बैठता है। इस वक्त जो बर्तानिया का, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके जो एंसेस्टर्स हैं वो गुजरांवाला से गए हुए हैं, वो भी पाकिस्तानी है देखा जाए तो। इस वक्त जी, जो स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बना है, हमजा वो यूसुफ, पाकिस्तानी है, उसके माँ बाप पाकिस्तानी हैं। इस वक्त जो लेबर पार्टी का वहां का लीडर है स्कॉटलैंड का, उसके माँ बाप पाकिस्तानी है। इसी तरीके से कितने पाकिस्तानी जो अमेरिका में बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, कितने इंडियंस हैं जो कि बड़ी बड़ी जितनी भी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसको हेड कर रहे हैं, उसके सीईओज हैं। तो पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं ये दुनिया में बेहतरीन जो है समझे जाते हैं, अपने बिल्कुल, दिमाग के हिसाब से, बिल्कुल, अपने जो है ना सलाहियतों के हिसाब से इंतहाई मेहनती और इंतहाई दर्जे के लायक लोग होते हैं। और उस जैसी कौम को, इस जैसी कौम को, इस जैसी मिडिल क्लास को, क्वालिफाइड एजुकेटेड मिडिल क्लास को इस हुकूमत ने, जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, बिल्कुल, जो कि इमरान खान की हुकूमत थी, जो पीपल्स बिल्कुल, पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने बिल्कुल। इस मिडिल क्लास को खत्म कर दिया। सर सड़कों पे ले आ ये गए, वजह है आपकी पॉलिटिक्स। सड़कों पे ले आए। और आपने सर पासपोर्ट की बात की तो अभी लास्ट मंथ फरवरी में मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए मैं ऑफिस में गया हूँ और मुझे 100 पेज का चाहिए था। अब बिलीव करें कि मुझे वहाँ पे बताया गया, वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट के जो थे वो कह रहे थे कि सर हमारे पास पेपर नहीं है तो आपको 36 पेजेस का हम इशू कर सकते हैं, 100 पेजेस वाला हम आपको। मैंने हालांकि उनको कहा यार 10 ईयर्स का कर दो, बार बार क्योंकि जरूरत पड़ती है और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो पेजेस बढ़ा दे, तो उन्होंने नहीं बढ़ाया, हालांकि मैंने फीस भी पे की हुई थी। तो मुझे जो पासपोर्ट नहीं, अभी वो मिला बता है, रहा हूँ ना आपको कि है नहीं, उनके पास कागज नहीं है। एग्जैक्टली वो असिस्टेंट डायरेक्टर वहां पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा बस ठीक है, अब अगर आपके पास कागज ही नहीं है तो मैं इसके ऊपर क्या आपसे वो बहस करता रहूंगा। मैं कहा जो है वो मुझे आप इशू कर दे। और बिलीव मी कि सर जो लाइनें लगी हुई थी वहां पे, मैं हैरान हो गया कि मतलब पासपोर्ट बनाए हुए मुझे पता नहीं काफी अरसा हो गया, रिन्यूअल भी कराता हूँ, ये रश मैंने कभी नहीं देखा, ये हालत मैंने कभी नहीं देखी जो नहीं, इस साल। लोग छोड़कर जा रहे हैं ना जी, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। सर क्यों ना ब्रेन जाए। ड्रेन हो रही है क्योंकि उनको इस मुल्क के जो ये सियासतदान हैं, ये उनको आटा नहीं दे सकते। तो लोग बेचारे अपनी जमीनें बेचकर, अपनी जायदादें बेचकर, औरतें अपना जेवर बेचकर यस अपने सर। बच्चों को जो है बाहर भेज रही हैं सर कि और वो जो दूसरी, है जाएं बाहर जाकर कुछ कमाई करें। और जो यहाँ तो सर रोजगार ही नहीं है, रोजगार खत्म कर दिया। सारा रोजगार इनके पेटों में चला गया, इन बिजनेसमैनों के, इन एग्जैक्टली सियासतदानों के, इन ब्यूरोक्रेट्स और इनके बच्चों के लिए चला गया सारा। सर बात ये है कि ये ये लोग, पाकिस्तान के आम लोगों के लिए तो छोड़ा ही कुछ नहीं इन्होंने। असल मसला सर ये है कि ये लोग, इनका तो कुछ नहीं जाता। जो आम आदमी है जब वो कहता है, कहते जी आप में तो पेट्रियाटिज्म नहीं है, क्यों आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि इनके अंदर पेट्रियाटिज्म बहुत है कि इनकी फैमिलियां जो है दुबई, लंदन और अमेरिका में आबाद होती है, लेकिन अगर कोई और जाता है कहता है यार मैंने यहाँ नहीं रहना, ना मुझे बच्चे को तालीम मिल रही है, ना सेहत मिल रही है, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना कोई और चीज मिल रही है, और आटे के लिए मुझे लाइनों में खड़ा होना है। तो इससे बेहतर है कि ये मेहनत मैं अगर कहीं और करूंगा तो एटलीस्ट इज्जत तो होगी ना मेरी वहां पर। ना सिर्फ इज्जत होगी, वो बेचारा वहां पे जब कमाएगा वो पाकिस्तान को भेजेगा, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा जिसके रिजर्व्स जो हैं इतने नीचे आ चुके हैं कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। तो जब बाहर कोई कमाएंगे ये लोग जाएंगे तो वहां से ही अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे। हमारी सबसे बड़ी जो इस वक्त एक्सपोर्ट है वो मैन पावर है, यस सर। और वो तकरीबन 30-30 बिलियन डॉलर्स भेजते हैं आपको। बिल्कुल। तो ये जो है अगर ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएंगे तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 60 बिलियन डॉलर आया करेंगे। या यहाँ तो ये कुछ करते ही नहीं है, बाहर से जो बेचारे पैसे भेजते हैं उनके पैसों पर ये जिंदा है, उनके कार है पैसों पर इधर। ये अयाशी करते हैं, और बिल्कुल, उनको वोट तक का हक नहीं देते। यानी हालत देखें, बिल्कुल। उनको कहते हैं ये तो मलका के जो है ना वो वफादार है, ये पाकिस्तान का वफादार नहीं है। उसको ना वफादार बेचारे तो को ये है सर, वोट का हक देते हैं। वफादार तो सर ये है ना, ये मैं और आप किधर वफादार हो वफादार ये सकते है, हैं। वफादार तो ये है ना कि वफादार ये खाना है, पीना सारा कुछ इधर है और रहना कहीं और है। खाने पीने के लिए रहना कहीं पाकिस्तान और। जिंदाबाद, और मतलब खाने के लिए जो बाकी रहना है, बिजनेस है, वो कहीं और है। कौन करता है सर इधर वो बिजनेस। कहीं और। स्टील मिल के हवाले से कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि स्टील मिल कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है।
सर इज इट पॉसिबल कि 7,500 एकड़ की जमीन सिर्फ उसकी, मैं कहता हूं कि अरबों डॉलर की उसकी जमीन है, और आज वो मिल जो पाकिस्तान को आज जितनी जरूरत है उसकी शायद कल नहीं थी। हमारी सारी इंडस्ट्री इसके साथ चल रही होती, लेकिन अफसोस के साथ कि उस स्टील मिल 5 साल से बंद है और उसके लोग सैलरियां ले रहे हैं, और यहां तक कि उसके अंदर जो स्क्रैप पड़ा हुआ है वो बाकायदा पुलिस वाले और बहुत सारे लोग मिलकर वो बाहर निकालते हैं, और हर रात लाखों नहीं शायद करोड़ों का माल वहां से निकलता है आज भी, और वो बिक रहा है मार्केट में। देखें जी, ये स्टील मिल जो थी ये भुट्टो साहब ने लगाई थी, ये बिल्कुल, पाकिस्तान की बैकबोन थी इंडस्ट्री एग्जैक्टली, की। यस। कोई मुल्क आपको नहीं देता था, चाइना से उन्होंने लेकर ये लगाई थी, और किस तरीके रशिया, से इन्होंने उसको खाया है और खा रहे हैं। उसका जैसे आपने कहा सिर्फ जमीन ही उसकी इतनी मालियत है जो खरबों रुपए की है, बिल्कुल, और ये कहते हैं कि हमें गाहक नहीं मिल रहा, जी, उसके तो खरीदने के लिए सब तैयार हैं। लेकिन ये है कि ये तो बहुत सस्ता खुद खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग, आपको यस, पता है ये कौन है। बिल्कुल, असल बिल्कुल, में ये जो स्टील मिल है, मैं तो ये कहता हूँ आपकी जो फौजी फाउंडेशन है, आप इसके हवाले करें, और फौजी का काम सिर्फ ये हो कि वो ऊपर डंडा लेकर बैठे, और इन्हीं के जो स्टाफ है, इन्हीं के जो इंजीनियर्स हैं, यही उसको चलाएंगे। 1 साल के अंदर ये प्रॉफिट देना शुरू कर देगी आपको। सर, आपके जितने ये पब्लिक सेक्टर में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा चोर है। सर अगर आप इसको बेच देंगे ना, उसने वही स्टील जो अभी 3 लाख रुपए टन आपको मिल रही है, यही इसने 10 गुना महंगी कर देनी है। हमारा प्राइवेट सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है जो कि इंडिया का है या किसी और मुल्क का है। हमारे तो ये चाहते हैं कि हम रातों रात जो है 10 गुना कमाना शुरू कर दें, और क्वालिटी को घटिया तरीन बना दें, बेड़ा गर्क कर दें क्वालिटी का, और सर, सिर्फ लूट मार करें और कुछ न करें। सर आपने बात की कि फौजी फाउंडेशन के हवाले किया जाए, वो अपने इदारे तो बहुत अच्छे चलाते हैं, लेकिन किसी और के इदारे, सर इसके जो ब्रिगेडियर तरमिजी साहब 4 सालों से इसके चेयरमैन की सीट पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, पता नहीं 25 की 30 लाख रुपए उनकी सैलरी है। तो सर ये वाली बात तो मैं कहता हूं कि ये किसी, जैसे कहते हैं ना, बेच दें, ये ज्यादा नहीं, बेहतर है ये बजाय इसके कि। मैं आपको बताता हूँ ना, जनरल जनरल कयूम साहब थे, ये मुशर्रफ साहब के जमाने में, जी, यही नाम था शायद उनका, या कोई और साहब थे, उन्होंने एक जनरल को लगाया था। यकीन करें कि ये प्रॉफिट देती थी, यही स्टील मिल। अगर आप एक ईमानदार जनरल को लगा दें और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, सर वो तो तो ये सिविलियन भी हो ही सकता है ना, स्टील मिल ईमानदार काम सिर्फ करेगी, जर्नल यही तो नहीं आपको होता देगी। ना। हमारे ईमानदार तो सिविलियन क्या बहुत कोई बड़े चोर सिविलियन हैं ईमानदार जी। नहीं हो सकता? सिविलियन ईमानदार नहीं होता ना, बहुत बड़े चोर हैं। और दूसरा ये है कि वो तो सिविलियन के जनरल्स भी ऊपर चोर है ना जो सर, जनरल भी सियासतदान तो है ना, बहुत सारे चोर हैं। देखिए वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जी, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है उधर। मैं नाम नहीं लेता किसी पार्टी का। जी, जी, पहले तो बहुत ही ज्यादा था ना कि कोई पत्ता पर नहीं मार सकता था हम्म, उस पॉलिटिकल पार्टी के हुक्म के बावजूद के खिलाफ। जी, बिल्कुल सही, तो वो लोग चलने नहीं देते ना। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो उन्होंने अपने सारे बंदे भर्ती कर लेते हैं। यही काम हम्म, पीआईए में किया है। जी, पीआईए में जितना स्टाफ होना चाहिए उससे 6 टाइम्स ज्यादा या स्टाफ भर्ती किया हुआ है। एग्री सर, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने किया हुआ है ना। बिल्कुल ठीक, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने किया हुआ है। वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो लोग खाकर इन्हीं सियासतदानों को भरते हैं, इनको फिर हिस्सा देते हम्म, हैं। इसी तरीके से स्टील मिल का है, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, सारे उसके लोग उन्होंने भर्ती किए हुए थे। वो काम नहीं करते थे, वो उनको भत्ता देते थे खाली। ये मसला है। अगर आप फौज का लगाएंगे, कम से कम फौजी जो है वो इन सियासतदानों की बात नहीं मानता। वो अपने बंदे की, अपने चीफ की बात मानता है। वो इनकी बात नहीं लेकिन मानता। सर फिर तो एक काम कर और ये लेना। चली जब लेकिन जनरल अगर लगाया था अगर इन्होंने, हमें ये बात ये एक एक प्रॉफिट दे रही थी। 1% में सर ये बात मान भी लूंगा, वैसे मैं आपकी इस बात से सर एग्री नहीं हूं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर मैं ये बात मान लूं तो फिर तो पूरा पाकिस्तान उन्होंने सर 33 ईयर्स चलाया है, क्यों खराब किया उन्होंने? 33 साल अगर उन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की, एक असल में इदारे को फौजी छोड़ दें। फौजी में फर्क होता है ना जी। फौजी 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 में फर्क होता है सर ना। वो तो अब फिर अगर आप ये अयूब सर खान अगर को हम देख ये लें, बात करते बेईमान। हैं, बिल्कुल मैं कहता हूं कि फर्क फर्क होता है, नहीं, वो तो इसी तरह फिर सिविलियन वो में भी अच्छे फर्क और बुरे मैं होंगे। मैं अर्ज करूं ना, जी, फौजी, ये कोई भी हल नहीं है कि आप फौजी को बिठा दें और उसको जो है हुकूमत दे दें। बिल्कुल मैं मानता हूं जमहूरियत जी, होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ना कि अयूब खान ने बेड़ा गर्क किया, लेकिन यह है कि यस, कुछ ना कुछ तरक्की हुई, डैम्स बने वगैरह हुए, कुछ इंडस्ट्रियल बेस बनी। लेकिन उसको नहीं आना चाहिए था, बाकायदा इलेक्शन होने चाहिए थे उन्होंने। उसके बिल्कुल, बाद याहिया खान आया, बिल्कुल अयाश जनरल, उसने बेड़ा बिल्कुल, गर्क किया। बिल्कुल, उसके बाद भुट्टो साहब आए। सारी तरक्की जो हुई उस 5 साल में हुई, जो भुट्टो यस, साहब को 5 साल मिले। एग्जैक्टली, उसके बाद फिर जनरल जिया आ गया। जनरल जिया ने फिर बेड़ा ही गर्क कर दिया सारी। इस वक्त जो कलर्शन ऑफ कल्चर है यस, पाकिस्तान में, जो भी बिल्कुल, ये जो नवाज शरीफ है, इसका खानदान 40 साल से, ये कौन लाया इनको? इनको एग्जैक्टली नवाज सर, शरीफ, इनको जनरल जिया लेकर जनरल आया। जिया, ठीक है। जनरल जिया ने इस कौम की जो है बेड़ा गर्क कर दिया। भुट्टो एग्जैक्टली, साहब को उसने जो है मार दिया, कत्ल यस कर सर, दिया।
उसके बाद इनको ले आया। अब भुट्टो साहब को कत्ल करना, पाकिस्तान को फांसी चढ़ा दी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को एग्री, उसने फांसी चढ़ा दिया एग्री सर, 1979 में। एग्री सर, जब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल फांसी चढ़ गया, उसके बाद उसने उसका इस तरह बेड़ा गर्क किया कि हर किस्म से तफरीबकारी खोल दी। यस, 40 लाख अफगानों को यहाँ लाकर आबाद कर दिया। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, जी। और बिल्कुल, जैसे ही जंग खत्म हुई थी, उनको वापस भेजना था, उसने नहीं भेजा उसको, क्योंकि पैसे मिल रहे थे यस, यूएनएचसीआर वगैरह से, इधर उधर से। उसने बिल्कुल, उनको नहीं भेजा। तो अब उसने बेड़ा गर्क किया। वो फिर 1988 में वो गया इस दुनिया से, जब तक वो जिंदा रहा, वो सीट पर बैठा सीट रहा। पे बैठा उसके रहा बाद जितने आते गए, और इस्लाम का अगर चूरन बेनजीर बेचता की, रहा। वही ना, अगर बेनजीर की हुकूमत भी आई तो उधर से असलम बेग और उधर से वो दूसरे जनरल जो थे, वो यस लोग सर, हुकूमत करते रहे। एक्चुअली उसके पास तो बहुत ही कम इख्तियार था। फिर ये वापस आ गए नवाज शरीफ साहब। फिर इनको जब हटाया गया 1999 में, जी, मुशर्रफ साहब आए, सारी तरक्की उस वक्त हुई। जो जन इसने 60 रुपए का डॉलर दिया था मुशर्रफ साहब को, नवाज शरीफ ने, जिस दिन वो गए हैं 2008 में, वही 60 रुपए का था। जो रोटी 2 रुपए की थी जिसे 1999 में, वही रोटी 2 रुपए की थी, नान 2 रुपए का था जिससे मुशर्रफ साहब गए हैं 2008 में। 2008 से वो महंगाई होनी जो शुरू की है इन्होंने, वो नान आज 30 रुपए का है। 1500% इंक्रीज किया है सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतों ने, लेकिन नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और इमरान खान की हुकूमतों ने। मैं एक बात, एक सॉरी जी, जी, आपको मैं प्लीज, काट प्लीज, रहा हूँ, प्लीज, प्लीज सर, प्लीज, एक बात मुझे मोदी साहब की बहुत पसंद आई है। मैं सोच रहा था कि आप प्रोग्राम में बात करूंगा, प्लीज, प्लीज, आपका काफी ऑडियंस जो है वो इंडिया से भी है। मोदी साहब की एक तकरीर सुनने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमें जंग करनी है, हमें पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, लेकिन किस में करनी है? हमें ये जंग करनी है कि पाकिस्तान ज्यादा रोजगार लोगों को देता है या हिंदुस्तान ज्यादा रोजगार जबरदस्त, देता है, देखते हैं कौन इस जंग में जबरदस्त, जीतता है। बिल्कुल, दूसरी बात उन्होंने की, हमें ये जंग करनी है कि कौन गरीबी को पाकिस्तान में खत्म करता है जल्दी, बिल्कुल, या हम खत्म करते हैं, ज्यादा खत्म करते हैं। हमने वो जंग जीतनी है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज्यादा जो है सनती तरक्की करता है, हम करता है। मतलब ये है कि जो बात मैं करता आ रहा हूं आपके प्रोग्राम में पिछले कई बिल्कुल सर, महीनों से, बिल्कुल सर, सालों से, एग्जैक्टली, वही बात जो मैं कहता आ रहा हूं कि इंडिया को करनी चाहिए, वो अब मोदी जी ने अपने मुंह से कह दी है। एग्जैक्टली वही मेरे अल्फाज, एग्जैक्टली, कि हमें बजाय इसके कि हम अपना जो पैसा है वो अमेरिका को दे दें हथियार एग्जैक्टली, खरीदने के लिए, हम बिल्कुल, ब्रिटेन को दे दें, फ्रांस को दे दें, हम जो है ना रशिया को दे दें, और वहां से बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदें। इतने जी, गरीब मुल्क, इतने दुनिया गरीब के लोग, गरीब बिल्कुल तरीन ठीक, मुल्क हैं ये, एग्जैक्टली, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली, हम अपना सारा पैसा इन मुल्कों को दे दें, हथियार खरीदें और आपस में लड़ें। जो उनका मकसद है हथियार बेचने का, कि आपस में लड़ें मरे, तो उसके बजाय अगर हम गरीबी खत्म करें अपने मुल्कों से, बिल्कुल, रोजगार यहाँ के लोगों को दें, तालीम यहाँ के लोगों को दें, सेहत यहाँ के लोगों को दें। उन्होंने, मोदी साहब ने ये कहा है कि हम सेहत के मैदान में एक दूसरे से जंग करेंगे, कौन ज्यादा सेहत जो है लोगों को सेहत की बेहतर, फैसिलिटीज देता है, बेहतर, पाकिस्तान देता है, इंडिया देता है। हेल्थ एजुकेशन में कौन जीतता है। बिल्कुल तो ठीक, कितने ये उन्होंने अकल की बात की है, और मैं कहता हूं कि ये होनी चाहिए, ये लीडर होता है। लेकिन ठीक है ना जी, इस पर काम करें बजाय आपस में लड़ने के और पैसा जाया करने के। अपने मुल्क का, गरीब आवाम का पैसा है ये, इसको बिल्कुल, आप हेल्थ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, गरीबी, पॉवर्टी एलिविएशन पे लगाएं। आप एग्जैक्टली, इसको जो है हर तरीके से अपने कौम की, अपने गरीब लोगों की, अपने मिडिल क्लास की बेहतरी के लिए लगाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। एग्री सर। मतलब अगर हम, वैसे मैंने ये कंपैरिजन सर छोड़ दिया, आई एम सॉरी, मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ कि मैंने कंपैरिजन इसलिए छोड़ दिया कि एक वक्त था कि हम उनसे काफी आगे थे, लेकिन आज एक वक्त है कि वो दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में उनका शुमार होता है। हर रोज 55 किलोमीटर उनके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उनका रेलवे नेटवर्क बढ़ रहा है। और हमने क्या किया? ठीक है, रोड नेटवर्क हमारा भी बेहतर हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि वो खराब, लेकिन रेलवे नेटवर्क हमने जो था वो बेच दिया। जो हमारे पास इंडस्ट्री थी वो हमने खत्म करके चाइना का माल ला लाकर मार्केट के अंदर बेचने के लिए उसका हमने कबाड़ा कर दिया। आज कोई इंडस्ट्री नहीं है सर, सारा कुछ जो है वो इसी तरीके से चल रहा होता है। इसी तरह की बहुत सारी वो चीजें जो हमें करनी चाहिए थी हमने नहीं की। लेकिन सर हम आज भी अपने गिरेबान में झांकेंगे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे जो फौजी जनरल साहिबान हैं या हमारे जजेस हैं, कभी सोचेंगे कि यार ये जंग, ये वाली जंग हमने जीतनी, जिसका जिक्र आपने किया नरेंद्र मोदी साहब का, कि ये हमें जीतनी चाहिए, ना कि ये जंग हम जीते कि एक दूसरे के गिरबान पकड़ें, एक दूसरे के ऊपर जिसे कहते हैं कि कीचड़ उछालें, एक दूसरे को गंदा करें, एक दूसरे को जलील करें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं।
देखें, ये चीज़ वो सोचता है जो मुहिब वतन होगा। हमारे तो लीडर मुहिब वतन नहीं है, इनका काम सिर्फ़ अपनी जेबें भरना है। इमरान खान को सिर्फ़ सीट चाहिए। यस। उनको ये चाहिए कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठूँ, सुबह को 9 बजे उठूँ सोकर, 10 बजे हेलीकॉप्टर में बैठूँ हुँ, और मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाऊँ। जहाँ बिल्कुल। पे मैं खाने खाऊँ, चेयर वो जो है रिक्लाइनिंग चेयर, उसपे मैं घूमूँ थोड़ी देर। रिवॉल्विंग चेयर। ये कभी इधर मुँह कर लिया मैंने, कभी इधर मुँह कर लिया मीटिंग में ना, और मैं जो है 4 बजे उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर में बैठूँ, मैं घर चला जाऊँ। मुझे बस ये चाहिए। मुल्क जाए खूह खाते में, लोगों को रोजगार मिलता है, मरते हैं, कुछ होता है, गरीब किधर जाता है। आलू मटर की कीमतें कम करना इमरान खान साहब का काम नहीं है। यस सर, ठीक है बिल्कुल। ना? इनका काम बोला क्या है है? उन्होंने। 600 सनअतकारों को विदाउट मार्कअप जो है $3 अरब दे देना है। ठीक है ना हुँ, जी? अमीर को अमीर तर बनाते हैं ये। इमरान खान हो गया, ये जो है नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, पीपल्स पार्टी हो गई। अमीर को अमीर तरीन बनाने के लिए ये लोग आते हैं और गरीब को गरीब तर करते हैं और मिडिल क्लास को खत्म करते हैं। दैट्स इट। बेशक। ये बुनियादी पाकिस्तान की सियासत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ना कोई आपको मीडिया का और आदमी बताएगा, बिल्कुल सर, पाकिस्तान में ना इंडिया में। अब आप बिल्कुल। देखें जो आम आदमी पार्टी है इंडिया में, वो कितना काम कर रही है। उन्होंने दिल्ली में जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनको इतना बेहतर किया है कि लाखों बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे और उनकी हजारों रुपए फीस होती थी, वो उन्होंने अपने बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाला है। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं केजरीवाल साहब ने, कि जिसमें कि वो 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स को 2-2 हजार रुपए देते हैं स्कॉलरशिप। 2-2 हजार रुपए स्कॉलरशिप नहीं बल्कि बिजनेस के लिए देते हैं कि स्टार्टअप के तौर पे कि तुम हुँ, अपना कोई बिजनेस शुरू करो। तो उसमें 5 बच्चे अगर वो मिल जाते हैं तो 10 हजार रुपए हो गए। 10 हजार रुपए से उन्होंने, बच्चे हैं, उन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक बना लिया। वो एनर्जी ड्रिंक जो है उससे 2.5 लाख रुपए उन्होंने कमा लिए। अभी वो पढ़ रहे हैं मैट्रिक में, बिल्कुल बच्चे ज़बरदस्त। हैं। बिल्कुल इसी ठीक। तरीके से जब उनका ड्रिंक इतना मशहूर हुआ तो वहाँ इन्वेस्टर्स आ गए, इंडिया के बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स आ गए। जी, बिल्कुल। उन्होंने आके उनका वो आइडिया खरीद के और अपनी लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी। तो वो बिल्कुल बच्चे, ठीक। अभी उन्होंने मैट्रिक नहीं किया होता कि वो जो है एंटरप्रेन्योर बन गए और वो करोड़ों रुपए ज़बरदस्त। कमाने लगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल देखें सही ना जी, और ये जो आम आदमी पार्टी इंडिया में काम कर रही है, मैं कहता हूं कि ये काम अगर पाकिस्तान में हो जाए तो हम कितना आगे निकल जाएं, लेकिन उसके लिए सिंसियर लीडर्स की जरूरत है जिनके अंदर ये भी हो। अब इमरान खान साहब दिमाग। को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। मेरे से टेलीविजन पे 2 दिन पहले सवाल यही किया गया एक प्रोग्राम में जी। कि क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस है, ये सारी पार्टियां बात कर रही हैं, इमरान खान साहब स्पेशली, जी, जी। इलेक्शन करा दें, यही हर मसले का हल है। मैंने कहा इलेक्शन हर मसले का हल होता तो फिर तो बात ही क्या थी। इलेक्शन हर वाह! मसले का हल नहीं है। एग्री। हर मसले का हल है राइट मैन एट द राइट जॉब, अपॉइंटमेंट ऑफ द राइट मैन एट द राइट जॉब। अगर हुँ, आप जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का चेयरमैन एक जनरल को लगा देंगे रिटायर्ड को, जो कि इंजीनियर भी नहीं होगा, और फिर आप ये कहेंगे कि जी इलेक्शन करा दो, मैं दोबारा उसी को लगा दूं, तो लानत है फिर ऐसे इलेक्शन के ऊपर। वो तो फिर मुल्क का यस बेड़ा सर। ही गर्क होगा। अगर एग्री। आप वापडा का चेयरमैन एक ऐसे नॉन इंजीनियर को लगा देंगे जिसको पता ही नहीं है इंजीनियरिंग का, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट की खिलाफ वर्जी है, और फिर आप ये सोचेंगे कि जी हमारे मुल्क में डैम भी बन जाए, हमारे मुल्क में बिजली की कमी भी दूर हो जाए, तो ये तो नहीं होगा। हुँ, अगर आप जो है पीपीआईबी, जो प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है, उसका हेड कोई ऐसा आदमी लगा देंगे जो कि इंजीनियर भी नहीं है, और फिर आप ये सोचेंगे कि हमारे मुल्क हुँ, में जो है सर्कुलर डेट खत्म हो जाए, तो खत्म नहीं होगा, वो 10 गुना बढ़ एग्री। जाएगा। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल सही। आप इलेक्शन 10 दफा करा लें, 500 दफा करा लें, अगर आप राइट मैन एट द राइट जॉब नहीं लगाएंगे, जो बिल्कुल कि सही। बगैर इलेक्शंस की भी हो सकता है, तो बेशक। ये मुल्क बिल्कुल जो है नहीं संवरेगा, इसका बेड़ा ही गर्क होगा, अ, जैसा आप करते आ रहे हैं 75 साल से। बिल्कुल ठीक और यही वजह है कि जिसकी वजह से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे। अवाम तो बढ़ रही है लेकिन अवाम की ज़िंदगियाँ मुश्किल से मुश्किल की तरफ चल रही हैं और उसका हल क्योंकि आपस में इंटरनल जो जिसे कहते हैं कि एक पावर गेम चल रही है, उसके लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, पॉलिटिकल हो या दूसरे लोग हों, अफ़सोस के साथ। लेकिन किसी को ये फ़िक्र नहीं है कि हमने बाकी जो ये 22-23 करोड़ अवाम है, इनके लिए कुछ करना है। इसी वजह से हम पीछे रह गए और दुनिया हमसे आगे जा रही है। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।